इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, आज जो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टू रिलेशन हैं स्पीड ऑफ साउंड के। एक है न्यूटन फार्मूला और दूसरा है लैपलेस करेक्शन। न्यूटन फार्मूला स्टूडेंट न्यूटन ने पहली एफर्ट की थी टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, बट अनलकीली ही वाज नॉट सक्सीडेड, और जो एरर आया था उसके रिलेशन से दैट वाज 16%। और उसके बाद लैपलेस ने ट्राई की, वाज सक्सीडेड, इसलिए उसे हम लैपलेस करेक्शन कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से हम यहाँ पे ये कहेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड वेज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? नंबर 1, कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इस पे डिपेंड करती है। एंड नंबर 2 इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी ये टू फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और दूसरे नंबर पे डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी गैसेस और लिक्विड्स। और उसके पीछे रीजन ये होती है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी से भी ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू दी गैसेस। सो दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस और लिक्विड्स। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पे फार्मूले की बात करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि सबसे पहले जो रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, फार्मूला न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसके वाले से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको प्रेजेंटली आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और फ्लूइड्स। The relation is V is equal to E over rho square root. So that is the relation here, and let's suppose it is the equation number 1. Friends, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से हमें ये न्यूटन को ये क्रेडिट जाता है कि he initiated the relation for the speed of sound, and he found the speed of sound in air. V is equal to E over rho square root, and it is equation number 1. While deriving this formula, Newton assumed that the temperature of the medium, I mean air or gases, during a compression rises a little, and during rarefaction falls a little. यानी न्यूटन ने ये कहा कि जैसे हम जानते हैं कि साउंड जो है इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, लेकिन न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है लेकिन उसने कहा इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, और इसी तरह रेयरफैक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है बट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। सो इट मींस उसने ये कहा कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के हवाले से उसने ये कहा कि टेम्परेचर जो है वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहती है। दोबारा सुन लें, न्यूटन अज्यूम दैट व्हेन द साउंड पासिस थ्रू एयर द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम approximately remains constant, T is constant। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि sound moves in the form of compressions and rarefactions, और compression और rarefactions को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। compressions क्या होता है स्टूडेंट्स, ये साउंड वेव्स में वो पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम, वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं, और रेयरफैक्शन वो पॉइंट्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में या साउंड वेव्स में वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम। और यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है बट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इसी तरह रेयरफैक्शन में टेम्परेचर फॉल करता है बट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ही अज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन ने ये अज्यूम किया। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल।
बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, और बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स क्या है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी कांस्टेंट के बराबर होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉयल्स लॉ यहां पे एप्लीकेबल है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई यू कैन से बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, सो देयरफॉर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इट शोज स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ ये दार करता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम उसी रेशियो से डिक्रीज होगा, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। लेट्स सपोज द प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P to P plus delta P, so that is the increase in pressure, P to P plus delta P, and the volume it decreases V minus delta V। अब देखिए डेल्टा चेंज यानी डेल्टा टाइम इंक्रीज हुआ है प्रेशर, तो लाजिमत है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, V माइनस डेल्टा V होगा। अब इसी में हम स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, और बॉयल्स लॉ क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब इस चीज को आप यहां पे अप्लाई कर दें तो देन वी हैव पी वी, सो दैट इज द इनिशियल वैल्यूज का प्रोडक्ट है पी वी, एंड इट विल बी इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव वी माइनस डेल्टा पी, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इनिशियल वैल्यूज मैंने यहां पे लिखी हैं, P और V इनिशियल वैल्यूज है प्रेशर की और वॉल्यूम की, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज हैं प्रेशर और वॉल्यूम की, PV, so that is the product of the initial values PV, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज का प्रोडक्ट है P प्लस डेल्टा P, V माइनस डेल्टा V के बराबर। अब इस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व कर दें तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे PV, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे PV, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस P डेल्टा V। अब इसको इससे ज़रब दे दें तो डेल्टा PV, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस डेल्टा P डेल्टा V। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लिया, दोबारा सुनना है, P एंड V, सो दीज आर इनिशियल वैल्यूज, P इंक्रीजेज फ्रॉम P प्लस डेल्टा P, वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V माइनस डेल्टा V, so they are inversely proportional to each other, so that is the initial values product PV, that is the product of the final values P plus delta P, V minus delta V। now you just multiply, ये आ गया PV माइनस P डेल्टा V, और यहाँ से डेल्टा PV और माइनस डेल्टा P डेल्टा V के बराबर। अब यहाँ से आपको ये बताना चाहिए कि दिस प्रोडक्ट आई मीन डेल्टा P डेल्टा V, डेल्टा मीन स्मॉल वैल्यू। अब देखो ना स्टूडेंट, स्मॉल वैल्यू अगर लेट्स सपोज 0.1 है तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स टू बी द रिजल्ट बिकम 0.01, सो इट बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए ये लास्ट टर्म जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसलिए आप इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर। तो यहां से आपके पास ये स्टूडेंट्स रह गया PV इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V के बराबर। तो लास्ट टर्म को आपने अप्रॉक्सीमेटली 0 कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास PV है इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV। अब ये भी PV है, ये भी PV है स्टूडेंट्स, दे कैंसिल आउट। तो यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर केस, सो PV इज कैंसल्ड। इस साइड पे स्टूडेंट्स क्या रह गया 0 माइनस P डेल्टा V, और यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स डेल्टा P इंटू V। अब यहां से आप इसको इधर शिफ्ट कर दें तो P डेल्टा V बिकम पॉजिटिव, ये माइनस था इधर आगे पॉजिटिव बन गया, और यहां से अगर आप देखें तो डेल्टा P V के बराबर। स्टूडेंट चीजें दोबारा समझें, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यार। स्टूडेंट न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय V इज इक्वल टू E ओवर O। तो स्टूडेंट न्यूटन को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ये फार्मूला जो है वो ड्राइव किया और स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया उसने। ही इनिशिएटेड दैट फार्मूला एंड इट्स वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड V is equal to E over O, E is the modulus of elasticity and rho is the density of the medium. Newton assumed that when the sound passes through air, its temperature approximately remains constant.
और जैसे मैंने बताया कि कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है लेकिन इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। इसी तरह न्यूटन ने ये स्टूडेंट्स अज्यूम किया था। और इसी तरह रेयरफैक्शन में टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होती है बट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो दैट्स वेयर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट। सो बॉयज लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल। So if the pressure increases from P to P plus delta P, the volume decreases from V minus delta V. So the product of initial values, I mean PV, P plus delta P, V minus delta V. अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो PV माइनस P डेल्टा V, इस तरह डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V. डेल्टा P डेल्टा V इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये स्टूडेंट्स इतनी वैल्यू स्मॉल है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें PV को PV से आप कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रह गया, जीरो रह गया, माइनस P डेल्टा V। ये नेगेटिव साइन जो है इसको आप इधर शिफ्ट कर दें माइनस P डेल्टा V को, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ गया P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P V के बराबर। अब इसको हम यूं कह सकते हैं स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू डेल्टा P V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन रह गया P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, ये देखें डेल्टा P एज इट इज आ गया हमारे पास डेल्टा P, और इसी तरह ये V जो है ये यहां पे शिफ्ट कर लें तो डेल्टा V ओवर V, तो डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। अब स्टूडेंट्स इसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अब डेल्टा P क्या है, ये प्रेशर है, और प्रेशर को ही आप स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेस है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स 9th में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेन पढ़ा हुआ है, और वहां पे जस्ट आपने वन टाइप ऑफ दिस स्ट्रेन पढ़ा है जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। सो दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर वो जैसे यहां पे है कि डेल्टा V ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। और अगर इसकी शेप ही चेंज हो जाए, यानी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, लेंथ चेंज हो, तो लाजिम आता है टेंसाइल, इसे टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस के लिए, अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो देन आप ये कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हम यहां पे देखें तो आप ये कहते हैं कि स्ट्रेन जो है वो भी, इसकी भी 3 टाइप्स हैं। यानी अगर आप फोर्स लगाते हैं, लेंथ चेंज होती है, तो इसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अगर उसका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और अगर आप और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जैसे किसी बॉडी पे हैमरिंग करते हैं, तो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, उससे हम शीयर स्ट्रेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V ओवर V जो है इसे हम स्ट्रेन कहेंगे। सो दैट इज द स्ट्रेन, इसे हम स्ट्रेन कहेंगे। और डेल्टा P जिसका मैंने जिक्र किया, इसे हम स्टूडेंट्स स्ट्रेस कहते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेन इज डेल्टा V ओवर V और स्ट्रेस को हम डेल्टा P से ज़ाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट्स यही रिलेशन में, इसी रिलेशन में ये जो रिलेशन है आपके पास, इसमें आप ये वाली वैल्यू लगा दें, डेल्टा P की जगह पे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और डेल्टा V ओवर V की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो यहां से हमें ये चीज स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाती है कि P जो है प्रेशर, जो रिलेशन हमारे पास आया स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर। अब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। सो P इज इक्वल टू E, और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है। तो यहां से P बराबर किसके हो गया स्टूडेंट्स, E के बराबर हो गया। सो P इज इक्वल टू E के इक्वल। तो स्टूडेंट्स न्यूटन फार्मूले के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने पहला जो रिलेशन है इक्वेशन 1 में, ये देखें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
ई से डोंट करते हैं एंड इट इज नेम्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यही रिलेशन में आपने जो इक्वेशन 1 याद होगा कि इक्वेशन 1 हमारे पास ये रिलेशन था, V इज इक्वल टू ई ओवर रो स्क्वायर रूट। अब E की वैल्यू यहां पे आपने इंसर्ट कर देनी है, तो V विल बी इक्वल टू E किसके बराबर है, P के, सो इट विल बी इक्वल टू P ओवर रो। तो यहां से V बराबर हो गया P ओवर रो के इक्वल। अब स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि P जो है ये प्रेशर, ये बराबर किसकी होता है, इसको हम कहते हैं HGD, HGD, D फॉर डेंसिटी, यानी ये प्रेशर जो है ये आप मेजर करते हैं बैरोमीटर से, और P बराबर होता है HGD। H जो है जितनी हाइट होती है मरकरी की, जितना राइज होता है मरकरी हाइट में, उसकी वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है, एज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि H की वैल्यू स्टूडेंट्स ये 76 सेंटीमीटर होती है, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इट बिकम 0.76 मीटर। यू मस्ट नो इट्स वैल्यू। G की वैल्यू वी ऑल नो इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। D क्या है स्टूडेंट्स, D इज द डेंसिटी ऑफ HG। HG मीन मरकरी, यानी मरकरी की डेंसिटी है, और कितनी होती है स्टूडेंट्स, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So that is the density of Hg, density of mercury. Look at here. P is equal to HGD. H की वैल्यू स्टूडेंट्स 76 सेंटीमीटर होती है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें 0.76 मीटर। G की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। D क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ Hg, मर्करी डेंसिटी, एंड इट्स वैल्यू फाउंड टू बी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन में दर्ज कर देनी है। इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे वैल्यू लगाने लगा हूँ स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, P की जगह पे HGD आ गया और बटे में रो। अब स्टूडेंट्स आपको जो सी चीज़ कंफर्म होनी चाहिए वो ये कि ये जो डेंसिटी है ये मरकरी की है, और ये जो डेंसिटी है ये एयर की डेंसिटी है। एयर की डेंसिटी भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और एयर की डेंसिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ एयर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, Hg, डेंसिटी ऑफ एयर, सॉरी, इज द डेंसिटी ऑफ एयर, और D जो है ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है, वो यहां पे मैंने लिखी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ यू विल इंसर्ट द वैल्यूज स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दें। H की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0.76, इसकी वैल्यू 13600, G की वैल्यू 9.8, यानी 9.8 G की वैल्यू, D डेंसिटी 13600, और उसके बाद यहाँ पे आ जाए 1.29। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स दैट फाउंड टू बी 78521.55। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी 280.22 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। जो न्यूटन फार्मूले से जो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड आई है दैट इज 280.22 मीटर पर सेकेंड, बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज, स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज, but the experimental value is 332 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये कंफर्म है कि अगर आप एरर देखें इसमें तो ये 280.22 है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है। सो देयरफॉर द एरर इज 16%। तो जो एरर आ रहा है स्टूडेंट्स ये 16% का आ रहा है।
तो इस एरर को स्टूडेंट्स करेक्ट किया किसने? लैपलेस ने करेक्ट किया था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लैपलेस करेक्शन की बात करेंगे कि उसने इस फार्मूले को कैसे करेक्ट किया और उससे जो वैल्यू आई दैट इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्टूडेंट्स दैट विल बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल।